फाइनली ये एग्ज़ाम मेरा यूपीएससी का 2025 का आपके सामने है। तो ये मेरा सी सेट का एग्ज़ाम है और सी सेट के एग्ज़ाम में देख लेते हैं कितने क्वेश्चन मैंने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ना जितना मुझे टाइमिंग मिला और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो ओनली 34 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करके आया हूँ। और 34 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए हैं, क्या लग रहा है उससे कि मेरा सी सेट निकल जाएगा। लेकिन ये सी सेट तभी निकलेगा अगर आपके 27 क्वेश्चन सही हैं। तो 27 क्वेश्चन सही हो जाएं 34 में, इसकी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन मैं आपको साथ के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने 34 ही क्यों अटैम्प्ट किए हैं, मैंने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट क्यों नहीं किए। मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है जिनके बारे में मुझे श्योर था। तो एक भी क्वेश्चन मैं नहीं एक्स्ट्रा लगाना चाह रहा था कि तुक्का लगा दूं। अगर तुक्का लगाऊंगा तो शायद मेरा सही भी गलत हो जाए। तो नेगेटिव मार्किंग के डर से मैंने अपना एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाया। और टाइम की बाउंडेशन बहुत थी, प्रेशर बहुत रहता। फर्स्ट अटैम्प्ट था तो 34 क्वेश्चन कर पाना भी मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। क्योंकि एक गलती मेरी ये भी है कि मैंने जो प्रैक्टिस करी थी, नॉलेज तो मैंने दिमाग में बहुत भर ली, लेकिन जैसे कि ये वाला पेपर का सेट है ना मेरे पास, ये वाला पेपर का सेट है, ऐसे पेपर के सेट मुझे मंगाने चाहिए थे प्रीवियस ईयर्स के। लेकिन मैंने मृणाल सर की बुक मंगाई। मृणाल सर की बुक में क्या होता है कि उसमें ना सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके PYQ दिए तो होते हैं, लेकिन साइंस के एक साथ साइंस के दिए होते हैं, एक साथ हिस्ट्री के दिए होते हैं, या एक साथ पॉलिटी के दिए होते हैं। लेकिन जब आप कोई PYQ उठाते हैं इस तरह का, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो आप जब वर्क करते हैं और टाइमिंग अपनी बना लेते हैं कि भाई आप 2 घंटे लेके बैठ गए हैं, PYQ को सोल्व कर रहे हैं, तो 2 घंटे में आपको पता चल जाता है कि आप कितने टाइम कर रहे हैं। लेकिन जब आप मृणाल सर की बुक उठा के देखते हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या उनकी बुक को यहाँ पे बुरा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन वहाँ से नॉलेज तो काफ़ी मिल गया, लेकिन एक प्रैक्टिस नहीं हो पाई कि भाई कैसे सारे क्वेश्चन को 2 घंटे में अटैम्प्ट किया जाए। तो एक साथ ये ही पेपर मुझे मिला और इस पर ही मैंने वर्क किया। तो काफ़ी बात कर लिया, चलो अब पेपर देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, पीछे ये जो मेरे रफ पेज है, देखो मैं आपको एक बताता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चालाकी का काम किया है। कच्चे काम के लिए पीछे ये पेपर मिले होते हैं, लेकिन मैंने कच्चा काम यहाँ नहीं किया है। क्योंकि बार बार पेज को पलटने में काफ़ी टाइमिंग आपकी चली जाती है। तो जहाँ पे मेरे क्वेश्चन थे, मैंने वहीं के वहीं क्वेश्चन को कैलकुलेट किया, वहीं पे उसका सॉल्यूशन निकाला और आंसर कर दिया। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आते हैं सी सेट में, तो 80 वाले को तो छेड़ा तक नहीं है, बिल्कुल कोरा कोरा पड़ा है। 79 वाले को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लिया है, पर नहीं उसको सोल्व किया है मैंने। जिनको सोल्व किया ना, वहाँ पे मेरा रफ वर्क हो रखा है साथ के साथ ही। तो आ जाते हैं यहाँ पे। 78 को कोरा पड़ा है, नहीं किया है। 79 देख लेते हैं। तो 79 पे क्या है कि मैं इसका 1 लगा पाया हूँ। 59 का देख लेते हैं। तो x का स्क्वायर x का क्यूब, पहले मैंने यहाँ पे लगाया। इसने बोल भी दिया है कि x कहाँ वेरी करेगा, 0 और 1 के बीच में। x जो वेरी करेगा वो 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा, और के बीच कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है। तो x स्क्वायर x की क्यूब से ज़्यादा होगा, तो x स्क्वायर x की क्यूब से ज़्यादा होगा। देखते हैं। तो मैंने 0 और 1, तो 0 1 से तो ऊपर नहीं लेना और 0 से कम नहीं लेना, तो मैंने हाफ ही लेके देखा। तो हाफ लेके देखा, तो हाफ का स्क्वायर कितना बना, हाफ स्क्वायर कितना बना 1 4, और इसका हाफ का क्यूब लें तो 1 8 बनेगा, और 1 4 तो 1 का 8 से ज़्यादा है, तो पहला सही है। लेकिन किसी का जो ये नॉर्मल 1 पावर है वो हाफ पावर यानी रूट पावर से ज़्यादा नहीं होती है। वो मैंने कैसे सोल्व किया, हाफ का ही मैंने लिया, पहले मैंने इसको सिंगल रहने दिया, फिर हाफ पावर रखी, फिर दोनों पक्षों में मैंने इसका नीचे का जो ये रूट होता है ना, इसी के ऊपर नीचे गुणा कर ली, इधर भी √2 के ऊपर नीचे गुणा कर ली। तो यहाँ पे मेरा √2 ने मेरे 2 को नीचे 2 √2 बना दिए। √2 ने 2 को 2, मतलब √2 को √2 टाइम काटेगा तो नीचे 2 √2 बन गए। तो यहाँ क्या हो गया, 1/2 बन गया मेरा। और यहाँ पे क्या बना, √2 के ऊपर करी तो √2 ऊपर रह गया, नीचे रह गया √2 मिल गए 2, तो ऊपर हो गया √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.144 या 141 समथिंग, आपको पता ही होगा। मतलब इतना तो आइडिया था कि 141 होती है। हाँ ओके, मैं श्योर हूँ, यहाँ पे आ गया मेरे को याद। तो 141 होती है। तो यहाँ तो 1 के अपोन में कितना है 2, मतलब 1 के अपोन में 2 है, और यहाँ 1.414 के अपोन में 2 है। तो 1 को ये जो काटेगा ये तो वैल्यू कम देगा, तो यानी x वाली साइड की वैल्यू तो कम जा रही है और रूट वाली साइड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो ये सेकंड वाला गलत हो जाता है।
तो मेरा इसमें ये 59 का ए सही है। तो मैंने ना कुछ गड़बड़ ये कर दिया कि मैं पेपर पे ज़्यादा वर्क करने में लगा था रादर देन जहाँ पे मुझे गोला भरना था। तो गोला भरने की जगह मैंने पेपर पे टिक ज़्यादा कर लिए। मुझे ये था घर जाके आंसर देखूंगा, घर जाके आंसर देखूंगा। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट अभी नहीं उठाते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे को जिनकी थ्योरी लंबी लंबी लगी ना, उन क्वेश्चन को मैंने टच नहीं किया, एकदम हाइपर और होपलेस हो गया था मैं। आगे बढ़ते हैं। इधर इधर आते हैं। तो ये सीरीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाला, तो 18 में से 11 गए 7, 11 में से 6 गए 5, 6 में से 3 गया 3। तो यहाँ पे देखो तो सारी अभाज्य संख्या आ रही हैं। तो 18 के बाद 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी। पहले तो मैं 9 लगा रहा था, बार बार 9 लगाने के बाद मेरा 27 आ रहा, लेकिन मेरे को दिमाग में आया कि 9 तो अभाज्य है ही नहीं। फिर 11 लगाया, तो 11 के बाद अगर इसमें 13 जोड़ें तो 42 बनेगा। तो 11 जोड़ने के बाद 18 में 11 जोड़ने के बाद 29 है, तो ये मेरा सही हो जाता है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ सही हो जाता है, लेकिन कुछ के सही होने से कुछ नहीं होगा। 34 ही कुल मेरे अटैम्प्ट हो पाए, उनमें से अब देख लो कितने सारे गलत निकल जाते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9 को 210 में लिख सकते हैं, नोट को 4200 में लिख सकते हैं, तो नोट को 21,000 में लिख सकते हैं। तो नोट्स को किस रूप में बंद करेंगे। तो ये मैंने कैलकुलेशन करी और ये मेरा 30 इतना आया, और ये सुनने मारा सही है। इस पे मेरा तुक्का लग गया, लेकिन मेरे को ये समझ आया था कि एस लग गया है। जब ई लग रहा था तो ये मेरा 21 42 21 का डबल हो गया, फिर 21 हो गया। मैं बोला अब एस लग गया है, अब तो 42 नहीं होगा, एस तो इनसे एक डिफरेंट चीज़ है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। तो ये मतलब एक माइंड का वो वाला गेम चल रहा था मेरे दिमाग में। मतलब यहाँ से थोड़ा सा मतलब मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता इसकी, लेकिन अगर मैं देखूँ तो 21 का मेरे को दिखा कि पहले 9 पे तो 210 है, टी लगने के बाद ये 21 का 42 हो गया, जीरो डबल हो गई, और फिर ई लग गया तो फिर 42 का फिर से कम हो गया, लेकिन जीरो 3 लग गई। तो अब कि एस लगा है, तो एस लगने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि 21 का फिर से 42 हो जाएगा। तो एस जो है अपना कुछ ना कुछ नंबर में मतलब जीरो और इसका डबल तो करेगा नहीं, कुछ गड़बड़ सही करेगा। तो मेरे को ये वाला लगा, तो मैंने ये लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा सही लग गया है। इसका तो एम से ही पता चल जाता है। देखो यहाँ एम का प्लेस क्या है, एम का प्लेस जो है वो 8 है। तो एम का प्लेस 8 है, और यहाँ पे एम का प्लेस 8 एक में आ रहा है, तो 2 के बाद ये 8। वैसे तो हमें और से पता चला, ई मैंने सबसे पहले ई का प्लेस देखा, सबसे लास्ट में ई है, और हमारे इसमें ई आ रहा है। तो ई का जो वैल्यू है 1 है, 1 मेरे को मिल रही है, लेकिन 1 कईयों में है, यहाँ पे 3 ऑप्शन में 1 है। उसके बाद मैंने वाई का प्लेस देखा, वाई शुरू में आ रहा है, वाई का प्लेस जो है हमारा यहाँ देख लेते हैं, वाई जो है हमारा 7 बता रहा है। तो 7 और 1 तो मिला, लेकिन इनसे ना आंसर निकल नहीं पाया। आंसर जो निकला है ना वो निकला है हमारे एम से, तो ये 47 का सही हो जाता है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं ये कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, वो कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल में पढ़ना होगा, तो तभी वो कॉम्प्रिहेंशन की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कॉम्प्रिहेंशन में मेरे काफ़ी सारे मुझे लग रहा है सही चले गए हैं, लेकिन यूपीएससी किसको सही बताता है वो तो यूपीएससी का आंसर सीट आने के बाद ही पता चलता है। अभी हम मैथमेटिकल जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको एनालाइज करके आपको बता रहे हैं। मैं इतने अच्छे से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दी में ही वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं अपने घर भी नहीं पहुँचा हूँ, बस कल एग्ज़ाम दे के आया हूँ। अभी मेरे को लगा पेपर है, तो मुझे लगा चलो जल्दी से एक्सपीरियंस साझा कर देते हैं, आप तक अपनी वीडियो पहुँचा देते हैं, वरना तो उसके बाद आप कहाँ ही वीडियो को देखोगे। तो चलो देख लो आगे क्या किया मैंने। इसका देखो, इसमें मैंने बस ऐसी सी को अंडरलाइन करके देखा और मैंने अप्लाई करके देखा, तो मेरा डायरेक्ट हो गया। कभी कभी ना बहुत दिमाग लगाने के बाद भी आंसर नहीं निकलता है, कभी कभी आप जिस पे हाथ लगा दो ना वही आंसर निकल जाता है। मैंने लास्ट का कॉम्बिनेशन देखा, यहाँ पे डबल बी तो डबल हो रहा है, तो सी को मैंने सोचा ट्रिपल करूँ, ए को सिंगल रहने दो, तो मैंने यहाँ वो बी को अप्लाई करा तो बी डबल हो गया, यहाँ पे सी लगा सी ट्रिपल हो गया, तो वही वाला कॉम्बिनेशन हो गया, ए सिंगल बी डबल सी ट्रिपल, तो ए सिंगल बी डबल सी ट्रिपल, तो वही वाली सीरीज़ मेरी बन गई। तो ये तो सही हो गया। आप अपना भी माइंड यूज़ करो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और इसका आंसर पता लगाने की कोशिश करो। आगे देखते हैं। ये वाला जो है ये मेरे को हो गया, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल, अरे नहीं ये डिविजिबिलिटी रूल में से नहीं आया, दूसरे में से आया। ये कहाँ से आया कि प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं पर विचार कीजिए, उनमें से कितनी 2 3 5 7 9 में से किसी भी एक से विभाज्य नहीं है। तो मैंने सोचा, पहले मैंने एक क्वेश्चन कर रखा था मैथ में कि 1 से लेके 100 तक कितने 5 आते हैं, तो मेरे को 25 मिले। तो बस उस तरह की चीज़ें दिमाग में आई, तो मैं बोला 25 आते हैं, तो वो
बस उसी के आधार पे मैंने बस यहाँ पे लगा दिया, तो 20 मुझे लगा, लेकिन इसका आंसर 20 नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बस मैथ वाला और कर रहा हूँ इस बार ना। फिगर वाले और डाइस वाले ट्रायंगल वाले वो शेप वाले होते हैं जिसमें काउंटिंग फिगर होती हैं, इस तरह के नहीं आए हैं, डाइस के नहीं आए हैं। और ये वाला मैंने नहीं छुआ क्योंकि इसमें परसेंटेज पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ती। ये इसकी सीरीज़ तो मैंने सही बना ली, लेकिन सीरीज़ बना बना के ना मैंने इसको स्किप कर दिया। देखो जनवरी 1 फिर दिसंबर आ गया, फिर अक्टूबर आ गया, तो सीरीज़ के महीने तो मैंने सही लगा दिए, लेकिन मैं उनमें हिसाब किताब लगा के देख रहा था कि क्या आएगा। फिर मतलब एक प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, तो इतना करा छोड़ दिया, अगला आगे बढ़ो बस। तो ऐसे आगे बढ़ने के चक्कर में इतने हद तक पहुंचा। लेकिन कभी कभी तुम सही जा रहे होते हो लेकिन होपलेस हो जाते हो, तो सोचते हो कि यार क्वेश्चन रह रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, तो फिर छोड़ते चलते हो। तो आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन पे मैंने काम कर रखा है, देखो इस पर मैंने काम कर रखा है, लेकिन फिर इसको आगे सोल्व नहीं किया। बस ये था कि जल्दी से थोड़ा सोल्व किया, आगे बढ़ा। मेरे को ये था कि सोल्व करूँ, अगर होता है तो हो जाए, ना होता तो छोड़ दो। तो मैंने एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम अपना दिया नहीं, और इसी ना देने के चक्कर में मैंने कम से कम ही अटैम्प्ट करे, बस वही करने की कोशिश करी। उस टाइम मुझे जो लग रहा था कि ये मेरे बिल्कुल सही। आपको प्रॉपर वे में दिख पा रहा है ना? मुझे नहीं पता आपको प्रॉपर वे में दिख पा रहा है। क्वालिटी बढ़ा लेना भाई अपनी, जो भी वीडियो को दिख रहा है। हाँ देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एन स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, एन स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद अरे मैं तो पहले से इसकी लाइट ऑन कर लेता। ओके मैंने अब लाइट ऑन कर दिया, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो एन स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है। अब इसमें ये था कि ये एन में से कितने अंक हैं, तो संख्या एन में कितने अंक हैं। तो मैंने सोचा जो भी है उससे डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने दो पे टेस्ट लगाया, एक तो 9 पे टेस्ट लगाया, एक 11 पे टेस्ट लगाया। पहले तो मैंने 9 पे टेस्ट लगा लिया। मैंने 9 का डिविजिबिलिटी वाला रूल देखते हैं, तो सारे नंबर को ऐड करके 9 से डिवाइड देना होता है। तो सारे नंबर का एडिशन 81 बना, और 81 को 9 से डिवाइड दिया तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो मेरे को 9 सही लगा। फिर मैंने सोचा नहीं 11 पे भी चेक कर लेता हूँ। तो 11 में आपको पता है इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का एडिशन देखते हैं, और दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अगर वो 0 आ जाए तो वो 11 से वो प्रेशर बहुत है भाई। यूपीएससी है, आपको पता है ना। तो बंदा अच्छा कितना ही आपने मैथ पढ़ रखा हो, कितना ही आपने कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कर रखी हो, रीजनिंग की तैयारी कर रखी हो, और भले ही आपने अपना बीएससी किया हो, एमएससी किया हो, मैथ पे अच्छी पकड़ हो, लेकिन जब फर्स्ट अटैम्प्ट देने जाते हैं ना भाई, कोई बिरला ही है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में चीज़ें क्लियर कर लेता है। लेकिन कितना ही दिमाग में डेटा भर रहा हो, होपलेस हो जाते हैं। अब देखो होपलेस कितना हुआ मैं इस वाले 18 क्वेश्चन में ऑपरेशन दे गए। पी जो है प्लस माना गया, क्यू को माइनस माना गया, आर को मल्टीप्लाई, एस को डिवाइड, और ये यहाँ पे दे दिया। अब लगाओ इनमें ये सारे ऑपरेशन प्लस माइनस करके आंसर 20 आना चाहिए। देखो कितने सारे लगा के देख रखे हैं, कच्ची पेंसिल से ये किया। फिर मैंने छोड़ दिया कि यार कहीं देखो इधर भी करके देखे मैंने, कभी डिवाइड लगाया। फिर मेरे को ना इन्होंने थोड़ा इशारा किया कि यहीं से क्यों देख लो, क्योंकि ऑप्शन में या तो शुरू में एस है या फिर क्यों है। तो एस और क्यों क्या बता रहे हैं, एस तो डिवाइड बता रहा है या क्यों माइनस बता रहा है, तो या तो माइनस लगेगा या फिर डिवाइड लगेगा। तो मैंने बोला, फिर मैंने ना कैलकुलेशन करी, मेरा नहीं आ रहा था आंसर। मैं आगे बढ़ा, हालांकि मैंने इस पे बी पे भी कैलकुलेशन करी थी, लेकिन कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करी थी, छोड़ के चला गया आगे। उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा देखा, तो मैंने वैसे ही बी पे लगाया। फिर मैंने सोचा चलो इसे भर के देखता हूँ। ये तो ऐसा था जैसे भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ऑटोमेटिक मुझसे सही करा दिया। मैंने बी पे वैसे सर्कल किया और मैंने इसको अप्लाई करने की कोशिश करी। तो क्यू का पहले माइनस लग रहा था, माइनस लगाओ, 16 और 15 के बीच में माइनस लगा दो। देखो यहाँ अप्लाई कर लो, माइनस लगाया पहले, और फिर आर क्या कहता है, आर आपका मल्टीप्लाई कहता है, क्यों आपका माइनस कहता है, पी आपका क्या कहता है, पी आपका प्लस कहता है, और एस आपका डिवाइड कहता है। तो डिवाइड लगाई तो सबसे पहले बोडोमास के रूल से डिवाइड जाएगी। तो 4 पंजे 20, 5 आया। फिर मल्टीप्लाई का रूल है, 15 30, 15 45, 45 में से 5 जाएंगे 40 बचे, तो 60 में से 40 गए 20। तो ये वाला मेरा यहाँ से सही हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे को तो ये भी लग रहा था कि मैं क्वेश्चन हिला भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं यूपीएससी दूंगा। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन को हिला पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए यही एक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि एटलीस्ट मैं यूपीएससी की कुछ चीज़ों। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। इसमें मुझे 50-50 श्योरिटी लग रही थी। इसमें मैंने सोचा लास्ट नंबर 9 है और इसको देख लेते हैं, 9 जा 81, तो लास्ट डिजिट मेरे को 1 लगी। तो लेकिन मैं इसे करके नहीं आया जितना मुझे लग रहा है, मैंने 1 लगा रखा है और शायद 50-50 मैंने लिख दिया था। वैसे इसका राइट आंसर 5 था। ये मुझे वहाँ के एक कैंडिडेट एस्पिरेंट ने बताया, मतलब जो एग्ज़ाम देके आया था। बस जैसे थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है निकलते बढ़ते, तो
वन मैं शायद लगा के, इसका मुझे पता नहीं से मैंने लगाया कि नहीं लगाया, वैसे यहाँ लगा रखा है तो ऑफ कोर्स मैं लगा के आया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब भी टिक लगाया जो मैंने किया है, वरना कैलकुलेशन अगर मैंने कर रखी है और उसको मैंने टिक नहीं लगा रखा तो इसका मतलब मैंने किया। ये है डिविजिबिलिटी वाला, ये मेरा मज़ेदार वाला क्वेश्चन आ गया। डिविजिबिलिटी के सारे रूल मैं पढ़ के गया था, बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ मैं डिविजिबिलिटी का रूल, कि बेटा नंबर किससे कटेगा। मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए एक दिन पहले आया था तो मैं अपने ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स को डिविजिबिलिटी के सारे रूल पढ़ा के आया था, कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 6 से, 9 से। तो मैंने पहले इसके लिए अप्लाई करा, इसके लिए अप्लाई करा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सारे नंबर को ऐड करना होता है, 3 से डिवाइड देनी होती है। तो इन सारे नंबर को ऐड करा तो कितना बना, 16 बना, और 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 बच गया। फिर 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट का नंबर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 आपको दिख रहा है, तो 3 रिमाइंडर रह ही जाएगा। देखो 5 2 10 और 5 1 5, यहाँ बचे 2, इधर चला गया, 5 5 जो 25, बचे 3, तो 3 का रिमाइंडर। तो 2 चीज़ मिल गई, तो मुझे लगा आगे भी सही हो जाएगा। 6 का भी देख लो, फिर भी मैंने लगाया, 6 का लगाते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 6 से भी डिविजिबल है, और मैंने सीधा 6 से डिवाइड ही लगा के देख ली, तो रिमाइंडर मेरा 4 आ रहा था। और 9 से डिविजिबल वाले रूल में कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 7, तो 9 से लगा लो, 9 से डिवाइड कर दी, 9 1 जा 9, 1 इधर आ गया। फिर 9 से डिवाइड दी, 9 1 जा 9, फिर कितने बचे 8, और 9 9 जा कितने 81, तो ये 88 बन रहा है इधर। आप डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा पेपर को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा सही गया है। आगे इसे देखते हैं। यार देखो इसके बारे मैं कितना दिमाग लगा रहा था, मैं सोच रहा था नंबरों को जोड़ के आ रहा है, नंबरों की गुणा करके आ रहा है, या जितने की इसमें मल्टीप्लाई हो रही है उन नंबरों का एडिशन आ रहा है। लेकिन ये दिया है आपका उससे, पाइथागोरस थ्योरम से, कि भाई दोनों के स्क्वायर का रूट रूट आपका 25 बनेगा। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। लगाओ, आप करो, अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हो, या नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप तो देखे आए हो, आपको तो पता ही है। लेकिन अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो देखो इन क्वेश्चन को, करो इनको, तो आपको आप हैबिचुअल हो गए, इनके आदी हो गए, तो आपको समझ आएगा कि यूपीएससी के भैया एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का दिन में जो आपका टाइम चल रहा होता है वो बहुत प्रेशर वाला टाइम चल रहा होता है, और जब आप घर पे तैयारी करते हैं तो आप बहुत रिलैक्स होकर तैयारी करते हैं। तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में डालनी होगी कि हर दिन यही सोचना होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए सी सेट में, तो ये सोचो 2 घंटे लेके बैठ जाओ पेपर को, और सोचो कि भैया 2 घंटे में पेपर करना ही करना है। देखो कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हो 2 घंटे में। आप 27 सही करने होते हैं जितना कि मेरी जानकारी में है, लेकिन आप कम से कम 50 अटैम्प्ट करके आओ, कम से कम 50 तो करके आओ कम से कम, या कम से कम 40 पर श्योर वाले। अगर उसमें से आपके 5 6 गलत भी चले जाते हैं तो आप फिर भी सेफ़ रहेंगे। तो ये है।